आज इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी जीवधारी ऊर्जा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और यह एनर्जी उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। परंतु भोजन से सीधे नहीं, भोजन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। जानते हैं रेस्पिरेशन का अर्थ क्या है? तो रेस्पिरेशन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का इन्हेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन और कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण, ये जो है श्वसन होता है। अब जानते हैं डिफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, यानी श्वसन की परिभाषा क्या है। तो रेस्पिरेशन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तथा भोजन से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा जो होता है ये डिफिनेशन है रेस्पिरेशन की। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, यानी रेस्पिरेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता है और ऊर्जा यानी कि एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। केमिकल फार्मूला इसका हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये बाद में टूटेगा तब बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इससे निकलेगी। तो ये इसका फार्मूला है। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें ऑक्सीजन जो है ये एब्सेंस रहता है, ग्लूकोज इसमें आंशिक रूप से टूटता है, यानी कि ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता है। इसका एग्जाम्पल है खमीर, यानी कि ईस्ट में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो हमारे जो मांसपेशियां हैं इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल हैं। इसका फार्मूला देखते हैं। तो C6H12O6 ये टूटेगा 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी, यानी कि इसमें अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगा। अब जानते हैं फेज ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि श्वसन की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है यह फेफड़ों और बाहरी वातावरण के बीच गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। और इंटरनल रेस्पिरेशन है रक्त और कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। थर्ड है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, कोशिका के भीतर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होकर एटीपी ऊर्जा का इसमें निर्माण होता है। जानते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना है जो वायु को अंदर ले जाने और गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो पहले फेज में नोज आता है। नाक का काम होता है, यह वायु के प्रवेश का मुख्य द्वार है, यानी हवा इसी के द्वारा हमारे अंदर जाती है। इसमें बाल और श्लेष्मा यानी कि म्यूकस होते हैं जो धूल व जीवाणुओं को रोकते हैं। तो जो म्यूकस होता है वह धूल और बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है। वायु को नम और गर्म बनाते हैं। तो ये इनके काम होते हैं। सेकंड है नेजल कैविटी। तो ये नाक के पीछे स्थित स्थान होता है। यह वायु को फेफड़े तक जाने योग्य बनाती है, यानी वायु को फेफड़े तक ले जाने में मदद करती है। गंध पहचानने के लिए इसमें घ्राण कोशिकाएं होती हैं। तो यानी गंध को पहचानने के लिए इसमें कोशिकाएं होती हैं जो हेल्प करती हैं गंध को पहचानने में। तो अब देखते हैं फेरिक्स। तो फेरिक्स का काम होता है यह नाक और मुंह को श्वास नली से जोड़ता है, यानी नाक और मुंह को सांस नली से ये जोड़ने का काम करता है। और यह वायु और भोजन दोनों का रास्ता है फेरिक्स। अब देखते हैं लैरिक्स या वॉइस बॉक्स के बारे में। तो इसका काम होता है ध्वनि को उत्पन्न करना और इसमें जो है ओकल कॉर्ड होता है जो कंपन करके आवाज़ उत्पन्न करता है। तो ओकल कॉर्ड का काम होता है ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ट्रेकिया, तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी लचीली नली है। इसमें सी आकार की उपास्थि यानी कि कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो इसे बंद होने से बचाती हैं। यह वायु को फेफड़े तक ले जाती है। तो ट्रैकिया का काम होता है यह वायु को फेफड़े तक ले जाने में हेल्प करती है। अब देखते हैं ब्रोंकाई के बारे में। तो यह श्वास नली 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक होता है लेफ्ट और एक राइट फेफड़े में ये प्रवेश करती है। इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स,
तो ब्रोंकाई की जो पतली शाखाएं जो फेफड़ों में फैलती हैं, इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इनके सिरे पर अल्वियोलाई होती है। तो ब्रोंकियोल्स के जो सिरे होते हैं उन पे अल्वियोलाई होती है। अल्वियोलाई तो फेफड़ों में उपस्थित छोटी छोटी वायु थैलियाँ होती हैं, यानी ये पाउच की तरह होती हैं, छोटी छोटी वायु थैलियाँ होती हैं। ये यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि आदान प्रदान गैसों का होता है। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं और रक्त कोशिकाओं से घिरी होती हैं। तो जो इनकी दीवारें होती हैं बहुत पतली पतली होती हैं और ये ब्लड सेल से घिरी होती हैं। अब जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। तो श्वसन में दो प्रमुख क्रियाएं होती हैं, एक इन्हेलेशन यानी कि इंस्पिरेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये इन्हेलेशन होता है, इसमें डायफ्राम सिकुड़कर नीचे चला जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपीरेशन, तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसको एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन कहते हैं। इसमें डायफ्राम जो है ये ऊपर की तरफ उठता है और वक्ष गुहा का आकार घटता है, यहाँ पे दबाव बढ़ता है और इसमें वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। एक्सहेलेशन में वायु हवा बाहर निकल जाती है। अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, यानी गैसों का आदान प्रदान किस तरह होता है। तो यह अल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच होता है। ऑक्सीजन अल्वियोलाइज से ब्लड में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अल्वियोलाई में आकर बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, ये डिफ्यूजन द्वारा होती है। अब देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में। तो जब ब्लड में पहुंची ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाती है तो वहाँ ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाती है। इसका रिएक्शन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये मिलते हैं तो ये टूटेंगे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP में, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे और उसके बाद रिएक्शन होगा तो टूटेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड में, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में और 38 ATP यहाँ से निकलेगी। ATP को ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की सभी क्रियाओं को चलाती है, यानी कि ATP के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधे में श्वसन किस तरह होता है। तो पौधे भी जीवों की तरह श्वसन करते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा द्वारा होता है और जड़ों में यह मिट्टी के पोर्स से होता है। रात में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो दमा, इसको अस्थमा भी कहते हैं, तो इसका कारण है एलर्जी, धूल धुआं के कारण ये दमा होता है और इसमें जो लक्षण इसके हैं तो सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है और खांसी आती है। दूसरा है ब्रोंकाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है और ब्रोंकियोल्स में सूजन आ जाती है, तो इसका जो कारण होगा श्वास नली में ये सूजन हो जाएगी। निमोनिया, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है और इसके लक्षण की बात करें तो फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम बन जाएगा और बुखार होगा निमोनिया के कंडीशन में। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इसमें खांसी, वजन कम होना और बुखार इसके लक्षण हैं। देखते हैं कोविड-19, तो ये एक वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसके लक्षण की बात करें तो सांस फूलना, बुखार और बहुत ज़्यादा थकान इसमें रहती है। अब जानते हैं जो डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन और कंबसन में, उसके बारे में। तो इसमें रेस्पिरेशन है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है और कंबसन जो है ये केमिकल प्रोसेस है और इसमें टेम्परेचर जो है सामान्य शरीर ताप रहता है और कंबसन जब होता है तो इसमें तापमान ज़्यादा हो जाता है। रेस्पिरेशन में जो कंट्रोल होता है वो एंजाइम द्वारा होता है और कंबसन में ये अनकंट्रोल यानी अनियंत्रित होता है। ऊर्जा का उपयोग रेस्पिरेशन में एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है और इसमें कंबसन में तो उष्मा के रूप में ये बाहर निकलती है। और गैसों की बात करें तो रेस्पिरेशन में CO2 H2O बनते हैं और कंबसन में कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं आदि बनते हैं। अब जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो रेस्पिरेशन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि एनर्जी देता है शरीर को। सभी जैविक क्रियाएं यानी सभी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे चलना, बोलना, पाचन, ये सब रेस्पिरेशन की वजह से ही संभव होते हैं। मृत कोशिकाओं की मरम्मत हेतु ऊर्जा देता है, यानी कि जो डेड सेल या टिश्यू होते हैं तो उनकी मरम्मत के लिए ऊर्जा रेस्पिरेशन से मिलता है।
शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।